हेलो हेलो वार्म वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आज हम टोटल कार्बन के 5 एलोट्रॉप्स की बात करेंगे। उसमें सबसे पहले देखते हैं डायमंड के बारे में। अगर डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड में सिर्फ एक टाइप का एलिमेंट होता है, वो है कार्बन। यहाँ पे एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम से सिंगल बॉन्डेडली जुड़ता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग नेचर दिखाता है और हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री उसमें आता है कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से, और अब वो टोटली हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाता है। अब वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है कि वो आज तक का नॉन नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब उसका अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, रिजिडिटी की बात करें, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3930 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन, इतना ज़्यादा। इस वजह से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और उसमें यूनिक कैपेबिलिटी आ जाती है और अल्टीमेटली वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो ये थे डायमंड के कुछ प्रॉपर्टीज। अब उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं हमें एक ही पता है, उसका मेन यूज वो क्या है हमारे लिए, इन द मेकिंग ऑफ ज्वेलरीज नहीं, उसके बावजूद भी बहुत सारे यूज है। अब उसमें अगर हम लिस्ट बनाए तो पहला यूज है इन द कटिंग ऑफ ग्लासेस। ग्लास कट करने में हम डायमंड का यूज़ करते हैं। ड्रिलिंग मशीन्स जो होती है या ड्रिलिंग पर्पस के लिए भी हम डायमंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अर्थ क्रस्ट में नीचे जाएंगे वैसे वैसे लेयर्स हार्ड होती जाती है, तो हमें एक हार्ड सब्सटेंस चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए, उसमें भी हम डायमंड का यूज़ करते हैं। उसी तरह हम मेकिंग डाइज बनाने में भी हम डायमंड का यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली हम उसको ड्राइंग थिन वायर्स, अब इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि थिन वायर निकालने में भी हम डायमंड के कोट का यूज़ करते हैं। और फाइनली इन द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। इस तरह से हमने डायमंड समझा। अब नेक्स्ट लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कैसा होता है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से समझे इसको तो कुछ शीट्स होती है 2 डायमेंशनल। फर्स्ट जो शीट होती है 2 डायमेंशनल, उसका हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से एक ऑर्बिटल हमें अनहाइब्रिडाइज्ड मिलेगा। अब वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अब वो पाई बॉन्ड पूरे के पूरे वो रिंग के ऊपर डीलोकलाइज होता है और डीलोकलाइजेशन से अपने आप को स्टेबल कर लेता है। अब ये होगी फर्स्ट लेयर की बात। अब सेकंड लेयर कनेक्ट कैसे होती है, एक वीक वंडरवॉल फोर्सेस से सेकंड लेयर के साथ कनेक्ट करता है। अगर हम कार्बन कार्बन डिस्टेंस की बात करें इन द 2 डायमेंशनल शीट, वो मिलता है 141.5 पिकोमीटर। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें 2 लेयर्स के बीच में तो होता है 335 पिकोमीटर। इस तरह से हमें एक स्ट्रक्चर मिला। अब इतना डिस्टेंस ज़्यादा होने से वो सॉफ्ट भी बन जाएगा और स्लिपरी भी बन जाएगा। इस वजह से ग्रेफाइट का ओवरऑल जो लुक आता है वो एक सॉफ्ट स्लिपरी सब्सटेंस के जैसा आता है। हो गया ग्रेफाइट। अगला एलोट्रॉप है फुलेरिन। फुलेरिन को हमें आर्टिफिशियली प्रिपेयर करना पड़ता है। अब वो कैसे किया जाता है, अगर हम इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करें, स्ट्रक करें इन बिटवीन द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट एटमॉस्फेयर, क्या हो जाएगा, तो हमें सूट मिलेगा। सूट यानी कि काजल, मतलब जो चिमनी से बाहर निकलता है ना धुआं, ब्लैक कलर का, वैसा मिलेगा सूट। और उस सूट में इस फुलेरिन C60 का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। बल्क में हमें C60 मिलेगा वहाँ पे। उसके साथ साथ हमें C32, C50, C70, C84 ये सब भी मिलेंगे। ये भी फुलेरिन के ही डिफरेंट टाइप्स है ना। बकी बॉल भी उसको बोला जाता है या फिर उसी को हम बोलते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन। दोनों एक ही फुलेरिन के नाम है। अब उसमें क्या होता है, 20 हेक्सागोनल रिंग्स और 12 पेंटागोनल रिंग्स होती है। और वो जो रिंग्स होती है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से फ्यूज कर लेती है कि हमें एक सॉकर बॉल का स्ट्रक्चर मिलता है। नाउ अगर हम उसके अंदर डिस्टेंसेस की बात करें तो 143.5 पिकोमीटर और 138.3 पिकोमीटर, ऐसे 2 डिफरेंट डिस्टेंसेस भी मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने बोला कि वहाँ पे एक हेक्सागोनल रिंग है, एक पेंटागोनल रिंग है, तो उनके कॉम्बिनेशन में अलग अलग डिस्टेंसेस भी आना ऑब्वियस है। तो इस तरह से हमें 2 डिस्टेंसेस मिल गए। यहाँ पे भी कार्बन का नेचर कोवैलेंट है और ये जो सब्सटेंस है फुलेरिन, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल भी है। अब हम बात करते हैं उसका यूज़ का, कहाँ उसका यूज़ होता है। अगर हमने इन फुलेरिन को रिएक्ट किया ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि पोटेशियम के साथ वो रिएक्ट करके हमें देता है K3C60। अब ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस सुपर कंडक्टर बन जाता है अगर हमने 18 केल्विन टेम्परेचर को लेके चले गए तो। अब 18 केल्विन मतलब कितना, -255 डिग्री सेल्सियस, और वो विदाउट एनी फोर्स कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, वो फिजिक्स का पार्ट है। अब ये हो गया ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट फुलेरिन। अगला है एलोट्रॉप कार्बन नैनोट्यूब। अब कार्बन नैनोट्यूब क्या होते हैं, ये है ना रोल्ड ग्रेफाइट शीट्स ही होते हैं, एक तरह से ग्रेफाइट शीट्स ही होते हैं, और अब वो सिलेंड्रिकल शेप ले लेते हैं। वहाँ पे इसकी मजबूती इतनी ज़्यादा हो जाती है, मतलब दे आर सो रोबस्ट कि हम इसको साइंटिफिक रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पे सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब्स यानी कि SWNT जो लेस देन 1 नैनोमीटर है, और
मल्टी वॉल्ड नैनोट्यूब्स जो कि ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर है। तो बेसिकली जो ये कार्बन नैनोट्यूब्स होती है वो कुछ माइक्रोमीटर से लेके कुछ मिलीमीटर तक भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने इसके कुछ बेसिक टाइप देखे। अब ये अगर समझो किसी रीज़न से उसका शेप चेंज होता है तो वो इतनी इलास्टिक है कि अपने ओरिजिनल शेप में फिर से आ जाती है। तो दे आर हाईली इलास्टिक एंड दे कैरीज हाई कंडक्टिविटीज ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हो गया कार्बन नैनोट्यूब का भी इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे ग्राफिन्स की। ग्राफिन्स क्या होता है, जैसे हमने बात की ग्राफाइट की, तो ग्राफाइट में जो 2 डायमेंशनल लेयर्स होती है और हमने एक आइसोलेटेड ग्राफाइट लेयर ले लिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्राफिन। अब ये 2 डायमेंशनल होती है ऑब्वियसली, और फाइनली इनके पास यूनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती है। इसके लिए ग्राफिन्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये था ओवरऑल कार्बन के एलोट्रोप्स का डिटेल्स डिस्कशन। थैंक यू।